नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। अंग्रेजी नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं आप सबको। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरे का जो इतिहास है, इसकी खोज भारत के तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा की खदानों से हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है अभी भी। इस टाइम पर 1739 में क्या होता है, नादिर शाह जब यहाँ पर आक्रमण करता है तो उस समय यहाँ पर शासक रहता है मोहम्मद शाह रंगीला, और वो लूट कर लेकर जाता है। नादिर शाह बहुत लूटपाट करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले की क्लास में। उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है अहमद शाह अब्दाली, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। अहमद शाह की मृत्यु के बाद उस पर शाह शुजा का अधिकार हो जाता है। 1809 ईस्वी में क्या होता है कि शाह शुजा ने ये महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। रणजीत सिंह कौन थे, तो ये जो थे वो स्वायत्त सत्ता, मतलब पंजाब का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर ये लोग स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित कर लिए थे। और 30 मार्च 1849 को जब गुजरात युद्ध होता है, उसके बाद सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो जाता है और फिर डलहौजी ये हीरा ले लेता है, और लेने के बाद ब्रिटेन की महारानी को भेंट करता है। तब से ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया है। एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है जिसे लोग देखते हैं, और बाकी कहाँ है, बाकी ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास। उसके आगे की क्लास देखते हैं। अवध के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि अवध थे, मैसूर, पंजाब, बिहार, बंगाल, ये सब राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन कैसे हुए, क्या हुए, तो अवध के समय, स्वतंत्रता के समय, ये क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय अवध स्वतंत्र हुआ उस समय यहाँ का मुगल बादशाह कौन था। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था यहाँ का मुगल बादशाह। उसके बाद हम आगे देखते हैं। सैयद बंधुओं के विरुद्ध सम्राट रंगीला का साथ देता है कौन, सम्राट रंगीला का साथ ये बुरहान उल मुल्क देता है, और तब इसको उपाधि दे देता है वो बुरहान उल मुल्क की शहादत खान को। और रंगीला जो है पूरे अवध का सूबेदार बना दिया जाता है, पूरे अवध का सूबेदार इसको बना देता है। शहादत खान से प्रसन्न हो जाता है ये। लेकिन क्या होता है कि नादिर शाह इसे एक बार दिल्ली बुलाता है, और दिल्ली इसको सेना के साथ बुलाता है और वहीं पर इसको बंदी बना लेता है। उस टाइम पे मुगल इसकी कोई सहायता नहीं करते हैं। तब 1739 ईस्वी में जब करनाल का युद्ध होता है रंगीला और नादिर शाह के बीच में, तब 50 लाख रुपया रंगीला उसको देता है नादिर शाह को, क्योंकि वो हार गया। रंगीला इस युद्ध में हार जाता है और वो दिल्ली जाने को उसको प्रेरित करता है कि आप कहाँ जाइए, आप दिल्ली जाइए। ये प्रेरित करेगा शहादत खान कि आप यहाँ 50 लाख में ही संतुष्ट मत होइए, अभी आप दिल्ली जाइए। और आप लोगों को पता है जब वो दिल्ली जाता है तो तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, और 30 करोड़ रुपए, कहाँ 50 लाख पाके वो खुश हो रहा था और कहाँ 30 करोड़ रुपए। नादिर शाह भारी लूटपाट करता है हमारे यहाँ, और लूट कर सब कुछ लेकर जाता है। और इस शहादत खां जो शहादत खां स्थापना करता है इसकी, अवध की, और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है सफदरगंज, जो कि इसका पुत्र नहीं रहता है बल्कि इसका भतीजा और दामाद दोनों रहता है। रंगीला ने जब फरमान जारी किया कि इसे अवध का नवाब बना दिया, फरमान जारी करते थे पहले, जैसे फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके विदेशियों को यहाँ पर व्यापार करने की स्वतंत्रता दी थी, वैसे ही मुगल बादशाह फरमान जारी करते थे। तो उसके बाद सफदरगंज जंग को बनाया। इसका व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा था। ये एक पत्नी व्रत कहा जाता है कि जो सफदरगंज था, इसके समय में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये बिल्कुल मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं करता था। इसके समय में हिंदू लोग जो थे वो उच्च पदों पर आसीन थे। ये ऐसा दिखाता है कि मुसलमानों पर, मतलब मुसलमानों के पक्ष में नहीं रहता था, निष्पक्ष न्याय करता था। अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण करता है तो अहमद शाह का साथ देता है। अहमद शाह का साथ क्यों देता है, क्योंकि जब वो बंदी बना के वहाँ पे ले जाया जाता है, इसका जो इसके पहले का शासक रहता है बुरहान उल मुल्क, तो उसमें मुगलों की कोई सहायता नहीं मिलती है। इसके कारण वो किसका साथ देता है, अब्दाली का। नेक्स्ट हमारा है, अवध के नवाब मुगल सल्तनत के वजीर होंगे, ऐसा मुगल बादशाह जो है तो मुगल सम्राट अहमद शाह आ जाता है। उस समय मोहम्मद शाह हट जाते हैं, सफदरगंज के टाइम में अहमद शाह आ जाता है। वो अहमद शाह मतलब ये ऐलान करता है कि अवध के नवाब अब कौन होंगे, मुगल सल्तनत के वजीर होंगे। एक पत्नी व्रतधारी था, ये इसी के बारे में कहा गया है। देखिए, जहाँ जहाँ बादशाह की बात होगी वहाँ इसका मतलब मुगल के जो होते थे वो बादशाह होते थे, और नवाब की बात होगी तो अवध के नवाब होते थे। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि अवध का जो क्षेत्र था वो एक तरफ से अंग्रेज़ों के लिए या विदेशियों के लिए एक दुधारू गाय था। इन लोगों ने उनका शोषण किया, एक के बाद एक लोगों ने इसका शोषण किया, और एट लास्ट क्या होता है कि डलहौजी अवध पर कुशासन का आरोप लगाता है और वाजिद अली शाह को और उनकी बेगम को, इन लोगों को वहाँ से भेज देता है पेंशन पर। अंग्रेज़ लोग यही करते थे, किसी राज्य को विजित करते थे या हड़पते थे या कोई कूटनीतिक चाल करके उसे अपने क्षेत्र में मिलाते थे, और उसके बाद वहाँ का जो नवाब वगैरह रहता था, उनकी जो बेगम वगैरह रहती थी, उनको पेंशन देकर लंदन, इंग्लैंड भेज दिया जाता था। उसके बाद आता है शुजाउद्दौला।
सफदरगंज के बाद आता है शुजाउद्दौला, जो कि सफदरगंज का पुत्र रहता है। ये 1754 ईस्वी में अवध की गद्दी पर बैठता है नवाब बनकर। इसके सामने चुनौतियां बहुत थी। क्या चुनौती थी? मराठे चुनौती थी, क्योंकि मराठों से किसी तरह जब वो संधि करके अपने पास बुलाता है, लेकिन उसके शत्रुओं ने उन्हें अपनी ओर मिला लिया। चारों ओर से लोग लगे हुए थे कि किस तरह से कोई अवध का साथ ना दे। और इस टाइम पे क्या होता है कि शुजाउद्दौला जो होता है वो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का साथ देता है 1759 ईस्वी में, क्योंकि उसको उसी के मंत्री इमाद उल मुल्क ने उसके राज्य से ही निर्वासित कर दिया है। अब शुजाउद्दौला जो होता है वो मतलब अगर शुजाउद्दौला को ये शरण शाह आलम द्वितीय को दे रहा है, तो इसका मतलब कि अवध का क्षेत्र इस बादशाह का भी हुआ। अब शुजाउद्दौला को बादशाह का वजीर नियुक्त किया। मतलब क्या है कि अब वो अवध पर शासन कर रहा है, और वजीर जान लीजिए मुग़ल सल्तनत में बहुत बड़ा पद होता था। और इसी से खुश होकर जो मुग़ल बादशाह रहते थे, वो जिस शासक से खुश हो जाते थे उसे मुग़ल सल्तनत का वजीर बना देते थे। अब चाहे वो कृषि मंत्री बना दें या किसी भी क्षेत्र में उसे वजीर का पद दे दिया जाता था, चाहे सैन्य मंत्री बना दें, लेकिन वजीर का पद मुग़ल सल्तनत में बड़ा पद होता था। और होता है प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर की युद्ध, और प्लासी के युद्ध की नींव पहले ही पड़ चुकी थी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। इसके बाद होगी इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कड़ा मानिकपुर की ज़िले ये लोग को दे दिया जाता है। उसके बाद समझ लीजिए कि बेच देता है उसे। बंगाल का जो गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स, उससे सबसे पहले इन लोगों ने शर्त की थी, एक संधि की थी 1773 में, बनारस की संधि, कि कड़ा और मानिकपुर जो है वो अवध के नवाब को दे दिया जाए, और नवाब बदले में क्या देगा? 50 लाख रुपया देगा। लेकिन उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो इसमें होता है कि कड़ा और मानिकपुर, यानी मानिकपुर इलाहाबाद को ही कहा जा रहा है, वो क्षेत्र इनको दे दिया जाएगा। अब क्या होता है, रुहेलखंड पर अंग्रेजी लोग अपना सत्ता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शुजाउद्दौला उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता है, रुहेलखंडों पर आक्रमण करके उन्हें अपने क्षेत्र में मिला लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आसफुद्दौला। इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अवध का कौन सा ऐसा नवाब था जिसने अपनी राजधानी को लखनऊ बनाया था, अवध की राजधानी को? तो यही है आसफुद्दौला। फैजाबाद की संधि करता है 1775 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ। बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है, और उसके बाद अवध की बेगम की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज लेते हैं। इस संधि के बाद 1775 में जो संधि होती है, वो अवध के बेगम की सुरक्षा की गारंटी लेती हैं। जो उनके पास संपत्ति वगैरह रहती थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात, पहले बेगमों के पास बहुत रहते थे। लेकिन होता क्या है, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स इसका विरोध करता है कि हम किसी की संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे, और जॉन मिडल्टन को भेजता है, और जॉन मिडल्टन यहाँ पर आता है और अवध के बेगम की संपत्ति को लूटता है, और लूटने के बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। आपने सुना भी होगा कि सबसे पहले कौन सा ऐसा यहाँ पर था अंग्रेजी प्रशासक जिसके ऊपर महाभियोग लगा है, तो यही वारेन हेस्टिंग्स था। इसके ऊपर महाभियोग चलता है और 7-8 साल तक चलता है। और लखनऊ के जो इमामबाड़ा को बनवाया था, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ के इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो इसी आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। और किस त्यौहार को मनाने के लिए बनवाया था? तो उस त्यौहार का नाम था मुहर्रम। और लखनऊ के इमामबाड़ा की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इसमें पिलर्स नहीं हैं, विदाउट पिलर है, मतलब इसमें खंबे नहीं हैं। पहले के समय में, जो शाहजहाँ के समय में, इसी तरह ऐसे ही नहीं, मुगल काल को स्वर्णकाल कहा जाता था, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। आज भी हम ताजमहल वगैरह को देख रहे हैं, तो एकदम अद्भुत कलाएं थी उस समय। ऐसा नहीं है कि कुछ हमें मिला नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। और शहादत खां को हम जान ही रहे हैं, इसी के समय में संधि होती है, रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब, गोरखपुर, और ये अंग्रेज़ों को दे दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सहायक संधि होती है। सहायक संधि का मतलब क्या है कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, और सेना हम अपनी रखेंगे, लेकिन उसका भरण पोषण, जो सेना का खर्चा आएगा, वो आप देंगे। ये थी सहायक संधि। और वारेन हेस्टिंग्स ने राजा की उपाधि दी थी इसे, पैसा लिया और उसके बाद राजा की उपाधि दी। और इसके बाद जितने नवाब हुए सब अयोग्य नवाब हुए, और अंतिम जो हुआ था अवध का, वो वाजिद अली शाह हुआ था। 4 फरवरी 1856 ईस्वी को क्या होता है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है, और कुशासन का आरोप यही डलहौजी की सब नीति थी, और इसी नीति के आधार पर फिर अवध क्या होता है, ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो देखिए अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल देखिए, एक एक करके ये एक एक क्षेत्र को कोई ना कोई तिगड़म लगा के
विजित कर ले रहे हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगा लेंगे, हैदराबाद सहायक संधि ही स्वीकार कर लेगा और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इन लोगों को मिल जाएगी पहले ही। धीरे धीरे करके ये पूरे क्षेत्र को मिलाते जा रहे हैं। वो कहा जाता है कि ये लोग आए थे व्यापार करने। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार करके मुनाफा कमाने आए थे, लेकिन उन्होंने शासन किया हमारे देश पर, फ़ायदा उठाया। हमारे देश की धन संपत्ति इतनी थी और राजा महाराजा इतने बादशाह हुआ करते थे, इतने ज़्यादा धन संपत्ति के साथ उन लोगों के पास विलासिता भी थी और उसके बाद आपस में फूट थी और इसी आपसी फूट का लाभ उठाया। पृथ्वीराज चौहान कहा करता था कि यदि हम एक नहीं हुए तो हम गुलाम हो जाएंगे, और यही हुआ कि हमारे राजाओं में आपसी फूट की वजह से ये लोग फूट डाले और राज्य किए, और इतने साल तक हमारे देश पर इन लोगों का शासन चलता रहा। कितने युद्ध हुए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, युद्ध होते हैं, फिर संधियां होती हैं, फिर ये क्षेत्र उनको दिए जाते हैं, बदले में पैसा देते हैं। अंग्रेज लोग चाहते क्या थे? अंग्रेज लोग अपनी साम्राज्य शक्ति का विस्तार करना चाहते थे और वही विस्तार वो लोग कर रहे थे। अच्छे से राज्य यहाँ पे करते थे, भारी कूटनीतिज्ञ चाल के साथ, और आज हम उन्हीं की संस्कृति को अपना रहे हैं और उनकी महत्ता को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि हम खुद में, हमारा जो भारत देश था ये ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, संस्कृति का देश है। आप देख लीजिए